द बॉयज, आपने हमारे पुराने चैनल पर इसका स्पॉइलर रिव्यू देख लिया होगा। अभी हम बात करने वाले हैं इसकी फिलोसॉफी, स्टोरी, थियरी आदि आदि के बारे में। तो अगर आपने हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आगे से सभी फिल्म्स या सीरीज़ के जो फिलोसॉफी या आइडियोलॉजी एक्सप्लेनेशन वाले वीडियोज़ होंगे वो इसी चैनल पर हम अपलोड करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले इसकी कहानी की बात करते हैं। द बॉयज़ की ये कहानी सेट है अमेरिका में, एक अल्टरनेट यूनिवर्स में जहाँ पर सुपर ह्यूमंस एग्जिस्ट करते हैं और लोगों ने, जनता ने उन सुपर ह्यूमंस को अपना हीरो, रक्षक, ईश्वर का दूत वगैरह वगैरह मान लिया है। अब ये जितने भी सुपर ह्यूमंस हैं उनमें से 7 सुपर हीरोज़ की टीम, जिसका नाम है दी सेवन, उसे लोग सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। बच्चों से लेकर के बूढ़ों तक सभी के सभी इस दी सेवन की टीम के दीवाने हैं। अब ये जो दी सेवन की सुपर हीरोज़ की टीम है, इसे वॉट इंटरनेशनल नाम की एक मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी मैनेज करती है। उनका सेलिब्रिटी स्टेटस, उनकी पब्लिक इमेज, उनके सोशल मीडिया मैनेजमेंट या लीगल प्रोटेक्शन या फिर उनको पेमेंट्स देना, उनके सुपर पावर्स को बेचना या उनकी मूवीज़, मर्चेंडाइज, जो भी आप सोच सकते हैं वो हर चीज़ इन सुपर हीरोज़ की ये वॉट इंटरनेशनल मैनेज करती है। जैसे कि किसी भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का सेलिब्रिटी कल्चर आप उठाकर देख लीजिए, या हमारे बॉलीवुड के सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज़ का सेलिब्रिटी कल्चर आप देख लीजिए। उनकी पूरी तरीके से फेक सोशल लाइफ, फेक हंसना, फेक सिंपैथी या अपनी पब्लिक इमेज को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाना, ये जो सेलिब्रिटी कल्चर है बिल्कुल उसी प्रकार से ये सारे सुपर हीरोज़ यहाँ पर सीरीज में दिखाए गए हैं। अभी जो दी सेवन की टीम है, इनका लीडर है होमलैंडर, जिसे हम सुपरमैन की कॉपी या सन की सुपरमैन कह सकते हैं। इसके बाद में है डीप, जो एक्वामैन की कॉपी है, फिर क्वीन माय वो वंडर वुमन की कॉपी है, फिर आता है ए ट्रेन जो फ्लैश की कॉपी है। इस प्रकार से ये दी सेवन की टीम है। अब देखिए, कहीं पर भी कुछ गलत हो रहा हो तो उसका विरोध करने वाले लोग तो होते ही हैं। तो यहाँ पर भी एक विजिलेंटे ग्रुप है और इस ग्रुप का नाम है दी बॉयज, और इसी ग्रुप के ऊपर इस सीरीज का नाम रखा गया है। ये जो दी बॉयज का ग्रुप है वो इन सुपर हीरोज पर लगाम लगाना चाहता है। ये सुपर हीरोज अपने पावर का जो दुरुपयोग करते जा रहे हैं या कोलेटरल डैमेज के नाम पर जो लोगों की हत्याएं करते जा रहे हैं, या इनको जो सेलिब्रिटी कल्चर है, सुपर हीरो कल्चर है, इसको ये दी बॉयज का ग्रुप एक्सपोज करना चाहता है लोगों के सामने। अब ये जो ग्रुप है इसका लीडर है बिली बूचर। बिली बूचर का ये मानना होता है कि उसकी पत्नी के गायब होने के पीछे होमलैंडर है और होमलैंडर ने उसकी पत्नी का रेप किया था। तो ये एक पर्सनल दुश्मनी भी है बिली बूचर की इस दी सेवन की टीम से, और इस वजह से वो सारे के सारे इन सुपर ह्यूमंस से, सुपर हीरोज से नफरत करता है। बिली बूचर के अलावा मदर्स मिल्क और फ्रेंच, ये 2 और इस टीम के मेंबर्स हैं। अब ये सीरीज 2 यंग कैरेक्टर्स को फॉलो करती है। एक है एनी या स्टारलाइट, जिसमें सुपर पावर्स है और वो दी सेवन की टीम की नई मेंबर बनती है। और दूसरी तरफ ह्यूई, जो एक आम लड़का है, एक इलेक्ट्रॉनिक सेल्स बॉय है और वो दी बॉयज़ की टीम को ज्वाइन करता है। सबसे पहले हम बात करते हैं एनी के बारे में। एनी दिल की सांप है और वो दी सेवन की टीम को ज्वाइन करके लोगों की रक्षा करना चाहती है। उसकी माँ ने बचपन से उसे यही बताया है, उसके दिमाग में यही बात डाली कि भाई तुम सुपर हीरो हो और तुम्हें लोगों की रक्षा करनी, और कैसे भी करके दी सेवन की टीम को तुम्हें ज्वाइन होना ही है। पर स्टारलाइट या एनी जब इस दी सेवन की टीम को ज्वाइन होती है तो सबसे पहले दिन ही जिस सुपर हीरो को वो अपना आदर्श मानती थी या जिसे सबसे ज़्यादा वो पसंद करती थी, डीप, वही उसे सेक्सुअली हरास करता है। ज़बरदस्ती ओरल सेक्स करने के लिए उसे डराकर मजबूर करता है। और फिर धीरे धीरे जब वो दी सेवन की टीम को ज्वाइन करती है, फिर उसे पता चलता है कि भाई ये सुपर हीरोज़ लोगों की रक्षा नहीं करते, बस शो ऑफ करते हैं। फ़ोटोशूट्स, मूवीज़, मर्चेंडाइज या बस ताम झाम, ये जो लोगों के रेस्क्यू ऑपरेशंस भी होते हैं या लोगों को बचाते भी हैं, तो वो सारे के सारे ऑपरेशंस भी प्री प्लान्ड होते हैं। अब बात करते हैं यूई के बारे में। यूई ए ट्रेन के कारण अपनी गर्लफ्रेंड को खो देता है। एक दिन वो रास्ते के किनारे खड़े होकर अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा होता है, पर तभी ए ट्रेन कंपाउंड हुई ट्रक को जोर से वहाँ से ले जा रहा होता है और वो उसकी गर्लफ्रेंड से टकरा जाता है और उसके गर्लफ्रेंड के पूरे चिथड़े उड़ जाते हैं। मतलब वो सीन एकदम शॉकिंग था। वो बिल्कुल भी कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता जब कोई इस सीरीज़ को देखना शुरू करे तो उसके गर्लफ्रेंड के दोनों हाथ बस उसके हाथ में रह जाते हैं। अब इसके बाद में जो वॉट इंटरनेशनल है वो यूई को मुआवजा वगैरह देकर उसे चुप कराने की कोशिश करता है, पर यूई बिली को ज्वाइन करके बदला लेना ज़्यादा उचित समझता है। अब देखिए, ह्यूई को शुरुआत में बहुत ज़्यादा डरपोक थोड़ा सा दिखाया है। मतलब वो जिस इलेक्ट्रॉनिक शॉप में काम करता है वहाँ पर भी वो अपने शॉप के ओनर से तक ढंग से बात नहीं कर पाता, और उसके पिता ने भी शुरुआत से ही उसे थोड़ा सा मतलब कुछ ज़्यादा ही केयरिंग उन्हें दिखाया है, और वो अपने बेटे को जितना हो सके मुसीबतों से, प्रॉब्लम से दूर रखना ही पसंद करते हैं। और ज़्यादा केयरिंग होने के कारण ह्यूई की योग्यताओं का विकास नहीं हो पाता। पर जब वो दी बॉयज़ की टीम को ज्वाइन करता है तो धीरे धीरे उसमें फिर सीरीज़ में बदलाव होते जाता है। ह्यूई और स्टारलाइट, इन दोनों की लव स्टोरी भी साथ में सीरीज़ में दिखाई गई है। इसके अलावा सीरीज़ में एक एवेंजलिस्ट का ग्रुप भी दिखाया है। एवेंजलिस्ट का मतलब ही होता है जो लोगों को कैसे भी करके क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, चाहे उसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े। तो सीरीज़ में ये एवेंजलिस्ट का ग्रुप एक बिलीवर्स एक्सपो नाम का प्रोग्राम करता है। 4थे और 5वें एपिसोड में इसके बारे में दिखाया गया है।
अब इस प्रोग्राम में लोगों से हजारों हजारों डॉलर लेकर उन्हें कन्वर्ट किया जाता है। होमलैंडर खुद आकर उन्हें वहाँ पर बैप्टाइज्ड करता है और उन्हें पाप से मुक्त होने के झूठे सपने वगैरह दिखाए जाते हैं। ये जो अंधश्रद्धा है ये भी, इस पर भी सीरीज में कटाक्ष किया गया है। और साथ में ही जो कल्चरल जेनोसाइड इस कन्वर्जन के कारण हो रहा है उस पर भी सीरीज में कटाक्ष किया गया है। एक हिंदू लड़की के कन्वर्जन का भी सीन, मतलब एक लड़की कहती कि मेरे एक फ्रेंड है जो हिंदू है, तो क्या मुझे उसे कन्वर्ट करना चाहिए, तो उसे भी कन्वर्ट करना चाहिए। इस प्रकार की बातें सीरीज में एक सीन में दिखाई गई है। अब इस बिलीवर्स एक्सपो में एक इज़िकी नाम के कैरेक्टर को भी दिखाया है जो एक मिशनरी है, लोगों को कन्वर्ट करता है और साथ में इस पूरे इवेंट को, बिलीवर्स एक्सपो इवेंट को वो मैनेज कर रहा होता है। इसके अलावा वॉट इंटरनेशनल को कंपाउंड वीट ड्रग सप्लाई करने में भी वो मदद करता है। अब इस इज़िकी को सीरीज में गे दिखाया है, फिर इस बात को लोगों से छुपा कर रखता है, तो उसकी इस हिपोक्रेसी को भी सीरीज में दिखाया गया है। इसके अलावा ये जो इज़िकी है और ये जो वॉट इंटरनेशनल है, ये लोगों को आज तक बताते आ रहे होते हैं कि भाई ये जितनी भी सुपर हीरोज़ है, सुपर ह्यूमंस है, इन्हें ईश्वर ने भेजा है, ईश्वर ने इन्हें चुना है। पर सच्चाई में ये जो कंपाउंड वीट ड्रग है, इसे बेबीज़ को देकर बचपन से ही उन्हें एक लैब में डेवलप किया जाता है, लैब रैट की तरह। अब सीरीज के एंडिंग में दी बॉयज़ की टीम जब कंपाउंड वीट ड्रग को एक्सपोज करने जा रही होती है, तो ये बात वॉट इंटरनेशनल और दी 7 की टीम को पता चल जाती है और इसलिए वो अपने आप को बचाने के लिए, एक्सपोज होने से बचाने के लिए दुनिया में अलग अलग जगहों पर जो जिहादी आतंकवादी है उन्हें वो ये कंपाउंड वीट ड्रग दे देते हैं ताकि सुपर टेररिस्ट पैदा हो सके, सुपर ह्यूमंस की तरह, सुपर हीरोज़ की तरह सुपर टेररिस्ट पैदा हो सके, ताकि अमेरिकी सरकार के पास में वॉट इंटरनेशनल के सामने घुटने टेकने के सिवाय कोई भी चारा ना बचे। क्योंकि इन सुपर टेररिस्ट से लड़ने के लिए लड़ने की ताकत केवल और केवल सुपर हीरोज़ के पास में है और ये सुपर हीरोज़ वॉट इंटरनेशनल के पास में है। इसलिए सीरीज़ के एंडिंग में जो वॉट इंटरनेशनल की वाइस प्रेसिडेंट है स्टिलवेल, वो अमेरिकी सरकार से कहती भी है कि भाई अब ये कंपाउंड वी से बने हो या जैसे भी बने हो, पर आज सुपर टेररिस्ट से लड़ने के लिए आपको जो प्रोडक्ट चाहिए वो प्रोडक्ट केवल हमारे पास में है। तो दोस्तों ये था इस सीरीज़ का सारांश, इसकी कहानी, इसके कैरेक्टर्स। अब मैंने हमारे स्पॉइलर फ्री रिव्यू में जो आपसे बात कही थी कि भाई ये सीरीज़ 3 बातों पर मुख्यतः कटाक्ष करती है। एक है सेलिब्रिटी कल्चर, दूसरा है कॉर्पोरेट वर्ल्ड और तीसरा है फैंस। इसके बारे में थोड़ा सा हम और बात करते हैं। अब सेलिब्रिटी कल्चर के बारे में तो मैंने आपको बताया ही कि भाई ये जितनी भी, कि चाहे कोई भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हो, उनके जो सो कॉल्ड स्टार्स होते हैं, सेलिब्रिटीज़ होते हैं, उनकी जो फेक सोशल मीडिया लाइफ है या जो फेक हंसी है, फेक लोगों के प्रति सिंपैथी है या अपनी पब्लिक इमेज को बचाने के लिए किसी भी हद तक ये जा सकते हैं, इसे बहुत बढ़िया तरीके से इस सीरीज़ में एक्सपोज किया गया है। यानी इससे ज़्यादा रियलिस्टिक वे में इस सेलिब्रिटी कल्चर को नहीं दिखाया जा सकता। इसके बाद में आते हैं हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड पर। अब देखिए, चाहे कोई भी बिजनेस हो, कोई भी कंपनी हो, वो अपनी बात मनवाने के लिए या कोई कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए वो दाव पेच खेलते हैं, थोड़ा सा मैनिपुलेट करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। पर जो कंपनी अपने व्यवहार में, अपने काम में, अपने एम्प्लॉयज़ से, अपने देश से, अपने कस्टमर से ईमानदार रहती है, वही कंपनी लंबी रेस तक सस्टेन कर पाती है और फल फूल पाती है। पर अगर कोई ये सोचे कि भाई मैं कोई कंपनी शुरू करूंगा और लोगों को ठगते जाऊंगा, लोगों को लूटते जाऊंगा, लोगों को धोखे पर धोखे देते जाऊंगा, अपने एम्प्लॉयज़ को परेशान करते जाऊंगा, तो वो कंपनी ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाती। ऐसे कई सारी कंपनी शुरू भी होती है और बंद भी हो जाती है। पर जो कंपनी कस्टमर सेटिस्फेक्शन पर ध्यान देती है, अपने एम्प्लॉयज़ को सम्मान देती है, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ अच्छा व्यवहार करती है, वही कंपनी ज़्यादा दिन तक चल पाती है और बड़ी हो पाती है। अब फिल्मों में या सीरीज़ में ये बात देखने में ठीक लगती है कि भाई कोई कंपनी लोगों को लूटते जा रही है, लोगों को ठगते जा रही है और फिर भी वो सक्सेसफुल होती जा रही है, बड़े होते जा रही है। ये फिल्मों में या सीरीज़ में वहाँ तक ही ठीक है, पर अगर हम रियल लाइफ में देखें तो आप कोई बड़ी कंपनी छोड़ दीजिए, अपने गांव के छोटे से किसी दुकान का ही उदाहरण ले लीजिए। अगर कोई दुकानदार लोगों को ठगते जा रहा है, कोई फ्रेश प्रोडक्ट नहीं दे रहा या गलत प्रोडक्ट दे रहा है, डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स दे रहा है, तो लोग किसी दूसरी दुकान में चले जाएंगे, कोई दूसरा ऑप्शन ढूंढ लेंगे। तो लोगों को ठग कर कोई बड़ा हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। कोई भी व्यवहार विश्वास से ही चलता है। हाँ, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए जो स्पेशल ऑफर्स वगैरह कंपनीज लॉन्च करती है, उसमें थोड़ा सा वो अपने रेट में इधर उधर करना या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए कोई थोड़ा सा दाव पेच खेलना, ये कंपनीज करती है। इसी को बिजनेस कहा जाता है। पर दोस्तों, इस दुनिया में एक इंडस्ट्री ऐसी भी है जो इसमें अपवाद है, एक्सेप्शन है, और वो इंडस्ट्री है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। खासतौर पर हमारे बॉलीवुड का उदाहरण आप ले लीजिए। ये बॉलीवुड हमारी ही भावनाओं पर, हमारी ही आस्था पर, हमारी ही देश पर, हमारी ही संस्कृति पर, हमारी ही परंपराओं पर आघात करता है। एक प्रकार से हमारी भावनाओं को पैरों तले रौंदता है। फिर भी हम उस कंटेंट को देखने के लिए पैसे देते हैं। पैसे देकर उस कंटेंट को देखने के लिए जाते हैं थिएटर में, और वहाँ जाकर हम अपनी ही आस्था, अपने ही देश का मजाक उड़ते हुए इतनी बड़ी स्क्रीन पर देखते भी है।
ऊपर से यही लोग फेमिनिज्म की बातें करते हैं बड़ी बड़ी, पर यही एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा महिलाओं को ऑब्जेक्टिफाई करती है, ओवर सेक्सुअलाइज करते हैं, ओवर ऑब्जेक्टिफाई करते हैं। महिलाओं को ऑब्जेक्टिफाई करके पैसे यही लोग कमाते हैं, फिर भी इस इंडस्ट्री की फिल्में देखने के लिए, सीरीज़ देखने के लिए लोग पैसे दे रहे हैं। हालांकि अभी हमारे देश में थोड़ा सा माहौल बदल रहा है, लोग इस बॉलीवुड की सच्चाई को समझ रहे हैं, इनसे प्रश्न पूछ रहे हैं, पर अभी भी जो बड़े बड़े स्टार्स बनकर बैठे हैं, उनके बड़े बड़े फ़ैन क्लब हैं और वो उन स्टार्स के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। वो स्टार्स चाहे कुछ भी कर दे, कुछ भी दिखा दे। लोगों ने उन स्टार्स के खूंटे से अपने आप को बांध दिया है, भाई हम फ़ैन हैं, और फिर वो चाहे कुछ भी दिखाएं, लोग उसको देखते हैं। और यही बात इस सीरीज़ में बढ़िया से दिखाई है कि ये जो सेलिब्रिटी कल्चर है ना, इसके पीछे लोग कैसे पागल हो जाते हैं। यही मेरा तीसरा पॉइंट था कि फैंस, उस पर भी इसमें कटाक्ष किया गया है। ऐसे ये जो अपने आप को किसी का फ़ैन कहते हैं ना, उन लोगों की भी आंखें खोलने की कोशिश इस सीरीज़ में की गई है। और इसलिए यहाँ पर एक और बात दिखाई कि जो होमलैंडर है वो राष्ट्रवाद का यूज़ करता है, लोगों की भावनाओं को एक प्रकार से उनको भावुक करने के लिए, इमोशनल करने के लिए, उन्हें अपने तरफ आकर्षित करने के लिए राष्ट्रवाद का यूज़ करता है। हम भी देख सकते हैं बॉलीवुड के कई सारे सेलिब्रिटीज़ रियल लाइफ में उनकी सोच कुछ और ही है। वो किस प्रकार से जब सीए विरोध के नाम पर देश को जलाया गया तो वो किस प्रकार से ऐसे देश जलाने वालों के साथ में जाकर खड़े हो गए थे, या अफजल गुरु की बरसी मनाने वालों के साथ में जाकर खड़े हो जाते हैं, आतंकवादियों की बरसी मनाने वालों के साथ में जाकर खड़े हो जाते हैं। पर दूसरी तरफ फिल्मों में बड़ी राष्ट्रवाद की फिल्में करेंगे और राष्ट्रवादी फिल्में बनाकर अपनी इमेज सुधारने की ये लोग कोशिश करते हैं। तो ये जो दोगलापन है, हिपोक्रेसी है इन सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज़ की, उसे भी इसमें बढ़िया से दिखाया गया है। वैसे दोस्तों दी वॉइस के बारे में और भी बहुत कुछ बताया जा सकता है, इसके एक एक कैरेक्टर के बारे में हम घंटों तक बात कर सकते हैं, पर वीडियो फिर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। और अभी इसका जब सीज़न 2 आएगा उसके बाद में हम डिटेल में थोड़ा सा और ज़्यादा इसकी फिलोसॉफी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। अभी सीज़न 1 में जितना कुछ उन्होंने कहा था उसके बारे में यहाँ पर लगभग हमने बात कर ली है। अब सीज़न 2 आने के बाद में डिटेल में फिर से इसकी फिलोसॉफी वगैरह के बारे में हम बात करेंगे। तो अगर मुझसे कुछ बातें बताना छूट गई हो, आप और कुछ ऐड करना चाहते हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट में आप ज़रूर बताइए। जय श्री राम, वंदे मातरम।